साथियों नमस्कार। आनंद पारिक स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल स्टडी फ्लाई पर। हिंदी साहित्य का इतिहास क्लास संख्या 7 आज हम पढ़ रहे हैं इसमें। और हिंदी साहित्य का काल विभाजन व नामकरण ये 2 नंबर भाग है। देखिए आज कल हमने पिछली क्लास में जो 6 नंबर क्लास थी उसमें हमने काल विभाजन की आवश्यकता क्यों है, नामकरण की आवश्यकता क्यों है, इसके अलावा ग्रियर्सन और मिस्र बंधुओं के काल विभाजन और नामकरण को देखा था। पूरे साहित्य के इतिहास को जैसे ग्रियर्सन ने 11 युगों में बांटा और आरंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, परिवर्तन और वर्तमान काल मिस्र बंधुओं ने नाम दिया पूरे साहित्य के इतिहास को। तो उसमें हमने देखा कि प्रारंभिक जो हमारे 2 साहित्य के इतिहासकार हैं, गारसा दे तासी, इस्तवार दे ला लिटरेच्यूर एंदोये हिंदुस्तानी, उनका ग्रंथ 2 भागों में प्रकाशित हुआ। उसमें उन्होंने काल विभाजन व नामकरण का कोई प्रयास नहीं किया। बाद में प्रवर्ती साहित्य इतिहासकार नंबर 2 के शिव सिंह सेंगर जो प्रथम भारतीय हैं जिन्होंने हिंदी का साहित्य इतिहास लिखा, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, उन्होंने भी काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया, कोई नामकरण का नहीं। ग्रियर्सन और मिस्र बंधुओं ने सर्वप्रथम ग्रियर्सन ने काल विभाजन व नामकरण का प्रयास किया, वो हमने कल पढ़ लिया। और मिस्र बंधुओं का काल विभाजन भी हमने पढ़ लिया। अब हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, मिस्र बंधुओं के बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन को देख रहे हैं आज। और लगभग सभी विद्वानों का काल विभाजन क्या किया गया है वो सब देखेंगे, लेकिन सभी महत्वपूर्ण नहीं है। देखने का तात्पर्य यह नहीं है कि सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें मिस्र बंधुओं का सबसे महत्वपूर्ण रहेगा आपके पढ़ने की दृष्टि से। रामचंद्र शुक्ल जी का महत्वपूर्ण रहेगा, डॉक्टर नगेंद्र का भी महत्वपूर्ण है, और जो भी महत्वपूर्ण होगा मैं बता दूंगा आपको। बाकी हम पढ़ेंगे सबका, और लास्ट में एक सर्वमान्य काल विभाजन जो है वो भी हम इसमें देखेंगे। तो चलिए देखते हैं हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा किया गया काल विभाजन और नामकरण हम देख लेते हैं। और किस में किया? हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने ग्रंथ लिखा था 1929 ईस्वी के अंदर। तो आचार्य शुक्ल ने संपूर्ण हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 सुस्पष्ट काल खंडों में विभक्त किया है, जो आज भी लगभग सभी इतिहासकारों द्वारा मान्य किया जा रहा है। जो 4 काल खंडों में उन्होंने विभक्त किया है वही लगभग जो सभी इतिहासकारों द्वारा मान्य है, थोड़े बहुत हेर फेर के साथ। आचार्य शुक्ल ने कालों का दोहरा नामकरण किया है। दोहरा नामकरण कैसे? एक तो देखिए ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार, ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार से तात्पर्य आदिकाल, पूर्व मध्य काल, उत्तर काल और आधुनिक काल। ये हो गया ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार। हमने पिछली कक्षा में जो नामकरण के आधार क्या हो सकते हैं उनमें देखा था, ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार भी नाम रखा जाता है किसी काल विशेष का। और दूसरा उन्होंने किया प्रवृत्ति की प्रधानता के आधार पर। प्रवृत्ति की प्रधानता के आधार पर जैसे वीर गाथात्मक ग्रंथों की रचना हुई तो वीर गाथा काल, भक्ति की धारा बही तो उसमें भक्ति काल, रीति से रीति काल, और आधुनिक काल में जब प्रचुर मात्रा में गद्य रचा गया तो गद्य काल। तो ये दोहरा नामकरण इन्होंने किया ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार और प्रवृत्ति की प्रधानता के आधार पर। अब शुक्ल जी का काल विभाजन व नामकरण है क्या? देखिए, पहला कालखंड वीर गाथा काल। और शुक्ल जी ने कहा कि कोई वीर गाथा काल नाम शुक्ल जी ने दिया,
और कहा कि कोई अगर इसे आदिकाल कहना चाहे तो कह सकता है, लेकिन वीर गाथा काल है ये। विक्रमी संवत 1050 से 1375 तक। अगर हम ईस्वी में करें तो ईस्वी में ये हो जाएगा 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी। अब इसका ईस्वी सन अगर आपको बनाना हो तो इसमें 57 आप विक्रमी संवत के जो वर्ष हैं उनमें से 57 आप घटा दीजिए तो आपको ईस्वी सन मिल जाएगा। चूंकि ये विक्रमी संवत में इन्होंने दिया है तो विक्रमी संवत में ही हमें पढ़ना है। दूसरा काल खंड का इन्होंने नाम दिया भक्ति काल, पूर्व मध्य काल। विक्रमी संवत 1375 से 1700 तक। तीसरा रीतिकाल, उत्तर मध्य काल, और विक्रमी संवत 1700 से 1900 तक। चौथा जो है गद्य काल, प्रवृत्ति के आधार पर और ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार आधुनिक काल, विक्रमी संवत 1900 से अद्यतन 1984 विक्रमी संवत तक, यानी 1929 जब उन्होंने ग्रंथ यह लिखा तब तक। तो वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीतिकाल, गद्य काल, और दूसरे इनके नाम हैं आदिकाल। पूर्व मध्य काल को भक्ति काल हम कहते ही हैं। उत्तर मध्य काल जो बाद का भाग है उसे रीतिकाल, और फिर 1857 के बाद आधुनिक काल, गद्य काल। तो ये शुक्ल जी द्वारा किया गया काल विभाजन और नामकरण है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, लिख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। इसके बाद देखिए शुक्ल जी ने आधुनिक काल का उपविभाजन 3 भागों में किया। शुक्ल जी ने आधुनिक काल का उपविभाजन कितने भागों में किया? 3 भागों में किया। शुक्ल जी ने कहा कि आधुनिक काल या गद्य काल, ये तो इन्होंने नाम दिया ही है, 1900 से अद्यतन यानी कि 1984 विक्रमी संवत। ये विक्रमी संवत है, 1900 विक्रमी संवत से 1984 विक्रमी संवत। अब आधुनिक काल के भी यानी गद्य काल के भी प्रथम भाग को इन्होंने कहा प्रथम उत्थान, जिसे हम भारतेंदु युग कहते हैं। भारतेंदु युग को इन्होंने कहा प्रथम उत्थान। हिंदी का उत्थान प्रथम उत्थान की अवस्था है। 1925 विक्रमी संवत से 1950 विक्रमी संवत, जो 25 वर्षों का उन्होंने प्रथम उत्थान मान लिया। द्वितीय उत्थान द्विवेदी युग। द्विवेदी युग को उन्होंने कहा कि द्वितीय उत्थान कह सकते हैं। 1950 विक्रमी संवत से 1975 विक्रमी संवत तक मान लिया। अब तीसरा तृतीय उत्थान। तृतीय उत्थान का अन्य कोई उन्होंने नाम नहीं दिया, क्योंकि वह उनके जो इतिहास ग्रंथ लिखा था उन्होंने उसके एकदम नज़दीक का काल था और उन्होंने कहा कि इसका नाम देना कुछ उचित नहीं है, तो तृतीय उत्थान कहा। और 1975 विक्रमी संवत से अद्यतन यानी छायावाद वाला पार्ट जो है वो तृतीय उत्थान है। तो आधुनिक काल का उपविभाजन 3 भागों में किया शुक्ल जी ने। शुक्ल जी का नामकरण वीर गाथा काल, आदिकाल, भक्ति काल, पूर्व मध्य काल को उत्तर मध्य काल, रीतिकाल, आधुनिक काल, गद्य काल। ये काल विभाजन है शुक्ल जी का। और आधुनिक काल का उपविभाजन 3 भागों में किया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं कहीं। ये महत्वपूर्ण है, सबसे मोस्ट है शुक्ल जी का। और पीछे जो हमने पढ़ा उसमें मिस्र बंधुओं का महत्वपूर्ण था। अब आचार्य शुक्ल जी ने संपूर्ण भक्ति काल को 4 भागों में विभाजित किया। देखिए भक्ति काल, पूर्व मध्य काल किन भागों में विभाजित किया? भक्ति काल देखिए, पूर्व मध्य काल जो भक्ति काल है, एक तो इन्होंने कहा कि निर्गुण भक्ति धारा और दूसरा सगुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति काव्य धारा, सगुण भक्ति काव्य धारा। निर्गुण भक्ति को फिर 2 भागों में उपविभाजन किया। निर्गुण भक्ति में ज्ञानाश्रयी काव्य धारा, जिसे डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संत काव्य कहा सरल नाम देकर, जिसके प्रतिनिधि कवि कबीर माने जाते हैं। निर्गुण भक्ति धारा 2 भागों में विभाजन, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। सीधा समझिए, निर्गुण भक्ति धारा ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी, ज्ञानाश्रयी संत काव्य, प्रेमाश्रयी सूफी काव्य। ये नाम तो दिए थे देखिए डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। ज्ञानाश्रयी के जो प्रतिनिधि कवि हैं वो कबीर हैं, और प्रेमाश्रयी काव्य धारा के यानी सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि जायसी माने जाते हैं। सगुण भक्ति धारा देखिए,
सगुण भक्ति धारा भक्ति काल की दूसरी धारा, निर्गुण और सगुण दो धाराएं चल रही थी एक साथ। तो इसमें देखिए रामाश्रय काव्य धारा, जिसे सरल नाम देकर राम काव्य कहा डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, जिसके प्रतिनिधि कवि तुलसी। कृष्णाश्रय काव्य धारा, कृष्ण काव्य, जिसके प्रतिनिधि कवि सूरदास हैं। तो निर्गुण और सगुण में बांटा, फिर दोनों को दो दो उपविभाजन इन्होंने कर दिए। तो भक्ति काल को चार भागों में, चार भाग ये हो गए, एक तो ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी, रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी। संत काव्य, राम काव्य, सूफी काव्य और कृष्ण काव्य। अब है डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा किया गया काल विभाजन व नामकरण। डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा तो लगभग शुक्ल जी वाला ही इन्होंने माना है, लेकिन एक परिवर्तन इसमें है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जो काल विभाजन और नामकरण है, क्या है कि आदि काल को इन्होंने चारण काल दिया नाम, और उससे पहले एक काल इन्होंने जोड़ दिया संधि काल, संधि व चारण काल। आदिकाल को चारण काल नाम दिया, जिससे पहले एक काल संधि काल इन्होंने जोड़ दिया, और जिसमें अपभ्रंश की रचनाओं को सम्मिलित इन्होंने कर लिया। तो देखिए संधि काल और चारण काल, ये मैंने एक ही क्रमांक इन्हें इसलिए दिया है क्योंकि संधि काल व चारण काल एक ही काल का नाम इन्होंने दिया है। आदिकाल को चारण काल नाम दिया। याद रखिए ग्रियर्सन ने भी अपने पहले युग को नाम चारण काल दिया है, जो 700 से 1400 ईस्वी तक उन्होंने माना है। तो इन्होंने आदिकाल को चारण काल नाम देकर उससे पहले एक काल जोड़ दिया संधि काल, और संधि काल में समेट ली रचनाएं अपभ्रंश की। तो संधि काल का भाषाओं का संधि काल है वो, जहाँ दूसरी भाषाएं समाप्त होकर हिंदी भाषा का जो है आविर्भाव हो रहा है, ऐसा उन्होंने माना है। तो वो एक तरीके से संधि काल है। तो संधि काल की समय सीमा उन्होंने मानी 750, ये भी विक्रमी संवत में है। इनका विभाजन भी बिल्कुल शुक्ल जी वाला है। बस ये चारण काल तक, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, ये शुक्ल जी वाला है। 750 विक्रमी संवत से 1000 विक्रमी संवत तक संधि काल माना डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। चारण काल इन्होंने माना 1000 विक्रमी संवत से 1375 विक्रमी संवत। अब आगे देखिए भक्ति काल, यानी पूर्व मध्य काल को भक्ति काल नाम दे करके 1375 विक्रमी संवत से 1700 विक्रमी संवत, बिल्कुल शुक्ल जी वाला ही ये विभाजन है। 3 नंबर रीति काल, 1700 विक्रमी संवत से लेकर 1900 विक्रमी संवत तक, और चौथा है आधुनिक काल 1900 विक्रमी संवत से अब तक, जब उन्होंने 1938 में अपना हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ लिखा, तब तक, यानी कि अद्यतन वो तो चल ही रहा था आधुनिक काल। तो ये इनका काल विभाजन, जिसमें से ये बहुत ही महत्वपूर्ण, देखिए संधि काल और चारण काल, इसके बारे में तो पूछा ही जाता रहता है परीक्षाओं में। तो ये इनके अंदर दो महत्वपूर्ण हैं, बाकी का इनका काल विभाजन महत्वपूर्ण नहीं है डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। तो ये आपको याद रखना है। तो आगे चलिए देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा किया गया काल विभाजन व नामकरण। ये देखिए किसमें किया इन्होंने, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, इनकी एक रचना साहित्य इतिहास से संबंधित 1952 में रचित है, उसमें इन्होंने काल विभाजन जो है वह नामकरण इन्होंने किया है। आदिकाल, पहला काल जो नाम दिया द्विवेदी जी ने आदिकाल, तो ये तो मोस्ट हो जाता है, इन्होंने ही नाम दिया था आदिकाल। 10वीं से 14वीं शताब्दी, यानी कि 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी, इन्होंने शताब्दियों में भी दिया है। 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक, ये महत्वपूर्ण है इनका कि आदिकाल नाम किसने दिया और आदिकाल की समय सीमा द्विवेदी जी ने क्या मानी है। इसके अलावा आगे के तीनों भाग इनके महत्वपूर्ण नहीं है परीक्षा की दृष्टि से। भक्ति काल 14वीं से 17वीं शताब्दी, 1400 से 1700 ईस्वी तक। तीसरा काल रीति काल नाम दिया 17 से 19वीं शताब्दी, 1700 से 1900 ईस्वी कह सकते हैं। और चौथा
आधुनिक काल 19वीं से अब तक 1900 ईस्वी से अद्यतन। तो ये नामकरण आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का बिल्कुल सरल नामकरण। और इसमें ये पहला जो है आदिकाल वाला भाग, इसकी समय सीमा और इसका नाम, ये दोनों ही इस काल विभाजन के से देखें तो हम बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब आगे देखिए गणपति चंद्र गुप्त का काल विभाजन व नामकरण। गणपति चंद्र गुप्त ने क्या नाम काल विभाजन किया है? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 2 भागों में 1964 में और 1965 में प्रकाशित हुआ इनका। देखिए इन्होंने पहले काल को नाम दिया प्रारंभिक काल, आदिकाल को, और दूसरा नाम इसका शून्य काल भी इन्होंने दिया। प्रारंभिक काल, यहाँ यह याद रखिए कि मिस्र बंधुओं ने आरंभिक काल नाम दिया है, तो गणपति चंद्र गुप्त ने नाम दिया प्रारंभिक काल या शून्य काल भी इसे कहा। समय सीमा इसकी क्या है? 1184 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक का काल। दूसरा मध्यकाल 1350 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक का काल जो है वो मध्यकाल है। और मध्यकाल को इन्होंने 2 भागों में बांटा। पूर्व मध्यकाल 1350 से 1500 जो उत्कर्ष काल है, और उत्तर मध्यकाल 1500 से ईस्वी से 1857 ईस्वी चरमोत्कर्ष काल। यानी कि पूर्व मध्यकाल जो उत्कर्ष काल है वो भक्ति काल का समय है, और उत्तर मध्यकाल जो चरमोत्कर्ष का काल है वो है रीतिकाल का समय। फिर तीसरा जो है आधुनिक काल 1857 ईस्वी से 1965 ईस्वी तक। आधुनिक काल का भी उपविभाजन इन्होंने किया है। तो पहले काल को प्रारंभिक काल, ये बहुत महत्वपूर्ण है, किसने प्रारंभिक काल या शून्य काल कहा। और 1184 ईस्वी से इन्होंने हिंदी साहित्य का आरंभ जो है वो माना है। प्रारंभिक काल, शून्य काल, मध्यकाल। मध्यकाल को 2 भागों में विभाजित किया, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल, ये 3 काल। आधुनिक काल का उप विभाजन देखिए डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त द्वारा किया गया आधुनिक काल का उपविभाजन। भारतेंदु युग पहला युग सभी को पता है, 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, यही मान्य भी है। द्विवेदी युग महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर, जिसे शुक्ल जी ने द्वितीय उत्थान भी कहा, 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक। तीसरा छायावाद युग 1920 से 1937 ईस्वी इन्होंने माना। प्रगतिवाद 1937 से 1945। प्रयोगवाद 1945 से 1965। याद रखने जैसा कुछ नहीं है, जो सर्वमान्य है वो आपको याद रखना है। लेकिन इसमें जो है क्या कहा, पहले काल को, आदिकाल को क्या नाम दिया, प्रारंभिक काल या शून्य काल नाम किसने दिया आदिकाल को, तो ये बातें जो है वो याद रखने योग्य हैं। तो गणपति चंद्र गुप्त ने जैन विद्वान व भरतेश्वर बाहुबली व्यास के रचयिता शालिभद्र सूरी जो जैन कवि हैं को हिंदी का पहला कवि माना। और उनकी जो ये रचना है भरतेश्वर बाहुबली व्यास, इसे हिंदी की पहली रचना माना गणपति चंद्र गुप्त ने, क्योंकि आरंभ ही हिंदी साहित्य का 1184 ईस्वी से माना। और 1184 ईस्वी में ही शालिभद्र सूरी ने भरतेश्वर बाहुबली व्यास की रचना की थी। तो ये पहले कवि मान लिए गए और भरतेश्वर बाहुबली व्यास को हिंदी की पहली रचना मान ली। हिंदी साहित्य का आरंभ 1184 से मान लिया। और प्रारंभिक काल अथवा शून्य काल इसे नाम दे दिया, आरंभिक काल, प्रारंभिक काल, आदिकाल को। आगे देखिए डॉक्टर नगेंद्र द्वारा किया गया काल विभाजन व नामकरण। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास 10 खंडों में डॉक्टर नगेंद्र का प्रकाशित हुआ 1973 ईस्वी में। उसमें इन्होंने ये अपना काल विभाजन और नामकरण किया है। और ये देखिए आप कि बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, मिस्र बंधुओं का, रामचंद्र शुक्ल का, डॉक्टर नगेंद्र का, ये काल विभाजन महत्वपूर्ण है। 4 सीधे सरल सुस्पष्ट भागों में विभाजित किया, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। इन्होंने वर्षों का कोई यहाँ नहीं रखा है, इन्होंने शताब्दी सदी के अनुसार जो है नामकरण किया है, क्योंकि एक वर्ष के भीतर कुछ भी परिवर्तन या एक दिन
कोई काल विशेष या अवधि विशेष में कोई ऐसा परिवर्तन भाषा या साहित्य में नहीं होता है कि रातों रात जो है वो बदल गई हो। तो इन्होंने कहा कि आदिकाल। आदिकाल देखिए 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक जो आदिकाल का साहित्य है वो रचा गया, उसी भाग को हम आदिकाल कहते हैं। हिंदी का साहित्य जो रचा गया 7वीं सदी के मध्य से, वो कहीं से भी हो सकता है 7वीं सदी के 640, 650, 660, तो ये ईस्वी जो है ये 7वीं सदी का लगभग मध्य भाग है। और 14वीं सदी के मध्य तक जो है वो रचा जाता गया। भक्ति काल 14वीं सदी के मध्य से 17वीं शताब्दी के मध्य तक। रीतिकाल 17वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य तक। और आधुनिक काल 19वीं शताब्दी के मध्य से अद्यतन। तो अगर वैसे ईस्वी सन में हम बात करें 7वीं शताब्दी 600 से 700 ईस्वी के ये जो साल है 100 वर्ष, ये 7वीं शताब्दी है। तो अगर मध्य से बात करें तो 650 ईस्वी से। लेकिन ये वर्ष विशेष का झंझट न रखते हुए इसीलिए इन्होंने शताब्दियों में विभाजन किया, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक वर्ष में ही जो है सारा साहित्य, पिछले जो प्रवृत्तियां हैं वो खत्म हो जाएंगी और अगला नया साहित्य रचा जाएगा। तो वो साथ में चलती रहती हैं। तो उन्होंने लगभग जो है अनुमान से, लेकिन ये मैं शताब्दी का समय बता रहा हूँ आपको कि 600 से 700 का जो वर्ष समय है वो 7वीं शताब्दी माना जाएगा। 700 से 800 8वीं, 800 से 900 9वीं, इस तरह से ये होता है। तो आधुनिक काल का उपविभाजन भी इन्होंने किया है। देखिए डॉक्टर नगेंद्र द्वारा किया गया आधुनिक काल का उपविभाजन। पुनर्जागरण काल पहला काल, जिसे शुक्ल जी ने प्रथम उत्थान कहा, भारतेंदु काल कहा इन्होंने। और 1857 से 1900 ईस्वी तक जो है वो काल खंड का नाम आधुनिक काल शुरू हो जाता है 1857 से, और वो है पुनर्जागरण या भारतेंदु काल। दूसरा जागरण सुधार काल, द्विवेदी काल 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक। छायावाद काल तीसरा काल, आधुनिक जो काल है उसका तीसरा भाग जो है वो छायावाद काल के नाम से 1918 से 1938 ईस्वी। छायावादोत्तर काल चौथा भाग आधुनिक काल का, चौथा भाग छायावादोत्तर काल 1938 ईस्वी से अद्यतन लिख सकते हैं आप। और इस छायावादोत्तर यानी कि छायावाद के बाद का काल, इसे भी उन्होंने दो भागों में विभाजित किया। प्रगति जो छायावाद के तुरंत बाद का भाग था, प्रगति प्रयोग, पहले प्रगतिवाद फिर प्रयोगवाद। तो प्रगति और प्रयोग को मिलाकर इन्होंने लिखा कि 1938 से 1953 तक जो है पहले प्रगति, बाद में कुछ वर्ष प्रयोगवाद के रहे। और दूसरा इन्होंने छायावादोत्तर, छायावाद के बाद के काल को नवलेखन काल कहा, 1953 से अद्यतन यानी कि 1973 तक। तो ये नगेंद्र का आधुनिक काल का उपविभाजन बहुत ही महत्वपूर्ण, नगेंद्र परीक्षा की दृष्टि से। संक्रमण, संयोजन, संवर्धन, संचयन, डॉक्टर राम खेलावन पांडे, इन्होंने तो नाम ही अजीब दिए देखिए। और ये जो है महत्वपूर्ण थोड़े हो जाते हैं कि किसने काल विशेष का नाम, अगर हमसे पूछा जाए कि किसने आदिकाल को संक्रमण काल कहा, तो राम खेलावन पांडे द्वारा किया गया काल विभाजन देखिए। संक्रमण काल कहा आदिकाल को, संयोजन काल भक्ति काल को, संवर्धन काल रीति काल को, और संचयन काल आधुनिक काल को। तो संक्रमण, संयोजन, संवर्धन और संचयन तो 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक बिल्कुल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी यही किया है। 1400 ईस्वी से 1401 से 1600, 1601 से 1800, ये तो महत्वपूर्ण नहीं है। 1801 से 1900 ईस्वी, ये जो समय सीमा इन्होंने बनाई है ये महत्वपूर्ण नहीं है परीक्षा की दृष्टि से। लेकिन संक्रमण काल, संयोजन काल, संवर्धन काल, संचयन काल, नाम जो है इनके वो अद्भुत है। तो आदिकाल को संक्रमण काल कहा, भक्ति काल को संयोजन काल कहा, रीति काल को संवर्धन काल कहा, आधुनिक काल को संचयन, ये आप याद रखें।
डॉक्टर बच्चन सिंह द्वारा किया गया काल विभाजन और नामकरण हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास हमने इतिहास ग्रंथों में पढ़ा था 1996 ईस्वी में इन्होंने लिखा। बस ये महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन ये दो आदिकाल का नाम इन्होंने अपभ्रंश काल नाम दिया। देखिए वर्ष का उल्लेख उन्होंने बिल्कुल नहीं किया है। भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल ये सेम है, इनमें कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन जब हम पढ़ रहे हैं तो मेरा कर्तव्य यह है ही बनता है कि मैं सब कुछ आपको बताऊं। तो 1400 से 1650 ईस्वी तक भक्ति काल, 1650 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक रीति काल, और आधुनिक काल का तो वर्ष का उल्लेख नहीं किया है। अपभ्रंश काल ये महत्वपूर्ण आपके लिए है ही। नाम पूछ लिया जाता है किसने अपभ्रंश काल कहा आदिकाल को। तो आधुनिक काल का भी उपविभाजन इन्होंने किया है। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास इनकी एक रचना है। डॉक्टर बच्चन सिंह द्वारा किया गया आधुनिक काल का उपविभाजन पुनर्जागरण काल कह दिया 1857 से 1900 ईस्वी तक। पूर्व स्वच्छंदता काल यानी कि जो छायावाद है वो स्वच्छंदता काल है, और द्विवेदी जी युग जो छायावाद से पहले का काल है पूर्व स्वच्छंदता काल, इसे कह दिया 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी। और फिर छायावाद को जो है वो स्वच्छंदतावाद काल इन्होंने नाम देकर 1920 ईस्वी से 1940 ईस्वी तक इसका समय माना। उत्तर स्वच्छंदता काल 1940 ईस्वी से, उत्तर स्वच्छंदता काल यानी कि छायावाद के बाद का काल, इसे भी दो भागों में विभाजित किया। पहला दशक प्रगति और स्वच्छंदता का द्वंद्व, और दूसरा दशक संतुलन की खोज और आधुनिकता। तो प्रगति और स्वच्छंदता का द्वंद्व, संतुलन की खोज और आधुनिकता दूसरा दशक। 1940 के बाद का पहला दशक, 50 के बीच का जो है वो प्रगति और स्वच्छंदता का द्वंद्व आप समझ गए होंगे, और 50 से 60 जो दूसरा दशक है वो संतुलन की खोज और आधुनिकता। ये महत्वपूर्ण तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया है। तो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी द्वारा किया गया काल विभाजन और नामकरण हिंदी साहित्य का संवेदना का इतिहास, तो ये है वो आदिकाल 1000 ईस्वी से 1375 ईस्वी, पूर्व मध्य काल यानी भक्ति काल 1350 से 1650 ईस्वी, उत्तर मध्य काल रीतिकाल 1650 ईस्वी से 1850, आधुनिक गद्य काल बिल्कुल शुक्ल जी वाला, बस इन्होंने जो है ईस्वी विक्रमी संवत की जगह ईस्वी थोड़े बहुत जो है वर्षों का तो हेर फेर रहता ही है। विश्वनाथ प्रसाद द्वारा मिश्र द्वारा किया गया काल विभाजन हिंदी साहित्य का अतीत। वीरकाल, आदिकाल को वीरकाल नाम दिया और यही आपके लिए महत्वपूर्ण है। आगे का भाग कुछ भी आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए संवत 1000 से 1400 तक, पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल संवत 1400 से 1700 तक, उत्तर मध्यकाल श्रृंगार काल, ये भी महत्वपूर्ण है। किसने श्रृंगार काल कहा? रीतिकाल को। रीतिकाल को इन्होंने क्या कहा? श्रृंगार काल। उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल हम पढ़ते हैं, इसे इन्होंने कहा है श्रृंगार काल। किसने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा? किसने अलंकृत काल कहा? तो ये वीरकाल और श्रृंगार काल। किसने वीरकाल कहा आदिकाल को? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र में इतना ही महत्वपूर्ण है। संवत 1700 से 1900 तक इन्होंने श्रृंगार काल की अवधि मानी। आधुनिक काल गद्य काल संवत 1900 से अब तक। तो ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का काल विभाजन। राम शंकर शुक्ल रसाल, ये भी एक इतिहास लिखते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास। काल विभाजन व नामकरण हिंदी साहित्य का इतिहास 1931 ईस्वी में है। ये फर्क है, शुक्ल जी का 1929 में है, नाम सेम है इनका। आदिकाल, ये देखिए इनका जो ये नाम है ना वो महत्वपूर्ण है, कालावधि इनकी महत्वपूर्ण नहीं है। आदिकाल हिंदी साहित्य की बाल्य अवस्था इन्होंने कहा, और इसे कहा जय काव्य काल। वीरगाथा काल, जय काव्य काल, वीर काल, ये एक ही प्रवृत्ति को तो दर्शाने वाले नाम हैं। और कहा कि हिंदी की जो है बाल्य अवस्था थी। इसे दो भागों में विभाजित कर दिया आदिकाल को। पूर्वार्ध आदिकाल विक्रमी संवत 1000 से 1200 तक, और उत्तरार्ध आदिकाल विक्रमी संवत 1200 से 1400 तक। फिर दूसरा काल इन्होंने नाम दिया मध्यकाल, हिंदी साहित्य की किशोरावस्था।
इसमें पहले भाग को पूर्व मध्यकाल जैसे हम पहले करते ही आए हैं, विक्रमी संवत 1400 से 1600 भक्ति काल का समय है। उत्तर मध्यकाल जिसे इन्होंने ये महत्वपूर्ण है रीतिकाल न कहकर कला काल कहा है। देखिए ये तो जय काव्य काल, रीतिकाल को कला काल, और श्रृंगार काल किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अलंकृत काल किसने कहा? मिश्र बंधुओं ने। तो ये थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बात है कि इन्होंने कला काल कह दिया है रीतिकाल को। देखिए विक्रमी संवत 1600 से 1800 तक। तीसरा है आधुनिक काल, हिंदी साहित्य की युवावस्था, 1 नंबर है। इसे आधुनिक काल को 2 भागों में विभाजित कर दिया, परिवर्तन काल और वर्तमान काल। मिश्र बंधुओं की तरह विक्रमी संवत 1800 से 1900 तक और विक्रमी संवत 1900 से अद्यतन वर्तमान काल। तो बिल्कुल मान्य नहीं है काल विभाजन इनका रसाल जी का, लेकिन कुछ नाम हैं जो पूछे जा सकते हैं। जय काव्य काल किसने कहा? हिंदी साहित्य की बाल्यावस्था, कला काल किसने कहा? तो ये इन्होंने इस तरीके से बांटा है, कालों का नामकरण किया है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले, बाकी और कोई चीज़ इसमें महत्वपूर्ण नहीं है, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए। आगे देखिए बाबू श्याम सुंदर दास जी द्वारा किया गया काल विभाजन व नामकरण। पहला आदि युग, आदि काल कहाँ है? इन्होंने आदि युग कह दिया, बात वही है, वीर गाथा काल को आदि युग। तो ये एक तो महत्वपूर्ण है ही कि आदि युग किसने कहा। बाकी सभी जो है नाम वही है, विक्रमी संवत 1050 से 1400 विक्रमी संवत तक। 2 नंबर पूर्व मध्यकाल, भक्ति काल को हम कहते ही हैं, संवत 1400 से 1700 तक। तीसरा उत्तर मध्यकाल, रीतिकाल, संवत 1700 से 1900 तक। चौथा आधुनिक युग, नवीन विकास का काल, संवत 1900 से अद्यतन। ये हो जाएगा इनका। तो आदि युग और नवीन विकास का काल इन्होंने आधुनिक युग को कहा, ये आदि युग। ये 2-3 बातें इसमें इम्पोर्टेंट है। अब देखिए सर्वमान्य काल विभाजन, आदर्श काल विभाजन नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा जो मान्य है वह यह है। ये आप याद रख लीजिए, मोटा मोटी जो कालखंड है वो यही है, और इसमें सभी विद्वानों का लगभग मिक्स है। देखिए आदिकाल, आदिकाल में इन्होंने सीमा मान ली आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी वाली। विक्रमी संवत 1050 से 1375 विक्रमी संवत तक नागरी प्रचारणी सभा ने। भक्ति काल, ये इतना तो है शुक्ल जी वाला। दूसरा देखिए भक्ति काल 1375 से 1700 विक्रमी संवत। तीसरा रीतिकाल जिसे 1700 से 1900 विक्रमी संवत। आधुनिक काल 1900 विक्रमी संवत से अद्यतन। अब इस आधुनिक काल का जो है वो उपविभाजन इन्होंने किया है, यह आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए आधुनिक काल का उपविभाजन। संक्रांति काल 1843 ईस्वी से 1857 ईस्वी। अब ये ईस्वी में आ गया, 1900 विक्रमी संवत से 57 घटाएंगे तो अब ईस्वी में चालू हो गया ये काम। आधुनिक काल वाला जो है ये संक्रांति काल है, यानी कि आधुनिक होने की अवस्था चल रही है। तो इसमें पहला संक्रांति काल, भारतेंदु युग। अब आपको भारतेंदु युग की समय सीमा पूछी जाए तो 1857 से 1900 ईस्वी। द्विवेदी युग, अगला इसका युग द्विवेदी युग, और 1900 से 1918 ईस्वी। छायावाद 1918 से 1936 ईस्वी। इनमें देखिए 1857 में हमारा स्वतंत्रता संग्राम हुआ, 1900 तक। द्विवेदी युग 1900 से सरस्वती का प्रकाशन संपादन द्विवेदी जी द्वारा, 1918 तक 18 वर्षों का छायावाद। 1918 से 1936 ईस्वी 18 वर्षों का यही है, यह भी 18 वर्षों का है। और यही जो है वो डॉक्टर नगेंद्र ने भी बताया है, तो नगेंद्र वाला भी आप याद कर लीजिए तो ये भी याद हो जाएगा। प्रगतिवाद 1936 से 1943, ये 7 वर्षों का समय। प्रयोगवाद, प्रयोगवाद तार सप्तक का काल आगे द्वारा जो संपादित थे, 1943 से 1952 ईस्वी। फिर आता है नई कविता 1952 से 1960 ईस्वी। साठोत्तरी कविता 1960 से 1990 ईस्वी।
और समकालीन कविता 1990 से अद्यतन। ये है आधुनिक काल का उपविभाजन। इसका अगर आप एक स्क्रीन में स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ये इस तरह से देखिए आधुनिक काल। तो ये सर्वमान्य काल विभाजन हमने देख लिया। तो आज के लिए इतना ही। अब हम कल पढ़ेंगे आदिकाल, शुरू करेंगे। तो आदिकाल में क्या है कि प्रथम कवि कौन है, प्रथम रचना कौन सी है। तो सबसे पहले जो हमारे पढ़ने लायक चीज़ें होंगी वो होगी हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माने, कैसे हुआ। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ये हमारा विनम्र निवेदन है आपसे। और आज की ये क्लास यहीं पर इसे विराम देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।